बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 2 जुलाई 2021 दिन हफ्ते का सरदार जुम्मतुल मुबारक। प्यारे बच्चों, ये उर्दू का क्लास है और ये आज का जो क्लास है 10वीं जमात के लिए है। कल मैंने आपको बताया था आज के उन्वान के बारे में। उन्वान है मिर्ज़ा अब्दुल्ला खान गालिब की हालत ज़िंदगी और शायरी पर नोट। प्यारे बच्चों, मैं एक शेर अर्ज करूं। बकौली शायर है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का अंदाज़ बयान और। प्यारे बच्चों, गालिब वाकई उर्दू अदब पर गालिब है, दस्तरस है। गालिब एक अदीब है, इसके अलावा एक बहुत बड़े शायर हैं, मुफक्किर हैं, फलसफी हैं, माहिर तालीम है। यानी हमारे पास अल्फाज नहीं है कि गालिब की तारीफ करें, क्योंकि गालिब जो है इसने उर्दू अदब को बहुत कुछ दिया। अदब जिसको हम कहते हैं, अदब, लिटरेचर। और प्यारे बच्चों, इस मुख्तसर वक्त में हमारे पास 3-4 मिनट है, कितना हम इस पर बात करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत। मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं, क्योंकि इसके 10 नंबर होते हैं। सवाल नंबर 8 होता है। सवाल होता है मंदरज झेल में से किसी एक शायर की हालात जिंदगी और शायरी की खुसूसियात बयान कीजिए। तो वही करना है आज मुख्तसर वक्त में। प्यारे बच्चों, हालात जिंदगी जैसा कि मैंने आपको बार बार बोला, नाम आता है, इसका पूरा नाम है मिर्जा अब्दुल्ला बेग खान। याद रखना, आबिद मिर्जा अब्दुल्ला बेग खान। वालिद साहब का नाम था मिर्जा अबीदुल्ला बेग। गालिब 27 दिसंबर 1797 ईस्वी को आगरा में पैदा हुए और 1810 ईस्वी में सिर्फ 13 साल की उम्र में गालिब की शादी हो गई। प्यारे बच्चों, दुनिया का चक्कर है, दुनिया की हकीकत है कि एक दिन आना है और एक दिन जाना है। और एक अच्छी जिंदगी, कामयाब जिंदगी गुजारने के बाद 15 फरवरी 1869 ईस्वी को यह अजीम उर्दू के अजीम सपूत इस दुनिया से चले गए 1869 ईस्वी में, और दिल्ली में इसने वफात पाई। प्यारे बच्चों, अब आगे हम चलते हैं। मिर्जा गालिब के दादा जो थे मुगल बादशाही के आखिरी जमान में ईरान से हिंदुस्तान आए। उनके खानदान को मुल्क में मुनासिब मर्तबा मिला और गालिब आगरा में, अभी मैंने आपको बताया, दादा, बाप और फिर चाचा की मौत की वजह से गालिब बचपन ही में बड़ी हद तक तनहा रह गए। बदकिस्मती थी इसकी कि पहले दादा, फिर बाप, फिर चाचा सब इस दुनिया से चले गए, जिसकी वजह से ये तनहा रह गए। इनके नाना ने उनकी परवरिश की, लेकिन उनकी तालीम मुकम्मल नहीं हो सकी। इनके बाद नाना थे, उसने उसकी तालीम जारी रखी, लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो सकी। और घरेलू परेशानी की वजह से 13 साल की उम्र में गालिब की शादी दिल्ली के एक मोअज़्ज़ज़ खानदान में हुई। प्यारे बच्चों, शादी के कुछ अर्से बाद गालिब आगरा से दिल्ली आ गए और आखिरी दम तक वहीं रहे। जब उसने आगरा में शादी की तो फिर दिल्ली आए और फिर वो दिल्ली में ही कायम करते रहे। गालिब के आखिरी दिन लंबी बीमारी की वजह से वो बहुत तकलीफ में रहे, लेकिन उनका मिजाज जो था बहुत अच्छे अंदाज में लोगों के साथ पेश आते थे, कलाम करते थे, और उनकी जहन जो था वो ताज़ा था, जवान की तरह, और आखिरी वक्त तक वो बरकरार रहा। तो जहां तक गालिब की शायरी की खुसूसियात, यानी किस किस्म के शायर थे ये गालिब। प्यारे बच्चों, गालिब को उर्दू के बड़े शायर में शुमार किया जाता है। जैसा कि मैं बार बार बोलता हूँ, अगर उर्दू
शायरी में, उर्दू अदब में गालिब का नाम न लिया जाए तो ये बिल्कुल अधूरा है। प्यारे बच्चों, फारसी शायरी में भी उनका मर्तबा, उर्दू के अलावा फारसी शायरी में भी गालिब का रुतबा बहुत बड़ा है। जिंदगी के एक बड़े हिस्से में गालिब ने उर्दू में बहुत कम कहा, फिर लड़कपन और जवानी का बहुत सारा उर्दू कलाम उन्होंने अपने दीवान में शामिल भी नहीं किया। इस तरह उनका उर्दू कलाम उनके फारसी कलाम से बहुत कम है। ज्यादातर गालिब ने फारसी शायरी की और उर्दू में उसने कम कलाम लिखा, शायरी की। और प्यारे बच्चों, इस तरह उनका उर्दू कलाम उनके फारसी कलाम से बहुत कम है। लेकिन आज दुनिया जिस गालिब को उर्दू का बड़ा शायर मानती है वो इसी छोटे दीवान में जलवागर है। लेकिन आज की दुनिया गालिब को एक अजीम और बहुत बड़े शायर के तौर जानती है और वाकई गालिब जाने जाते हैं। प्यारे बच्चों, गालिब का जो कलाम था वो जिंदगी और कायनात की बहुत सी नाजुक और बारीक बातों की तफसील मिलते हैं। गालिब वो फलसफा था उसकी शायरी में, ये कायनात के बारे में और इंसानी जिंदगी के बारे में, ये कायनात किस तरह वजूद में आई, क्यों वजूद में आई, ये बहुत बड़ा फलसफा है। और जिंदगी की बारीकी की गालिब ने अपनी शायरी में तवज्जो दी। उनके यहाँ फिक्र का पहलू ज्यादा नुमाया है। वो फिक्री शायरी थी, इनकी शायरी में फिक्र थी, रिसर्च थी, एक सोच थी कि क्या मतलब है इस आसमान का, इस जमीन का, इस कायनात का, इंसान का वजूद क्या है, कैसे है, क्यों है। और जज्बात कम, और जज्बाती शायरी उसने बहुत कम कही। ताहम उनकी शायरी मंसूम फलसफा नहीं है, ये शायरी एक खास और सोचने वाली जहन के मुख्तलिफ तजुर्बात का आज़ार करती है। और प्यारे बच्चों, ये दूसरे शायरों के मुकाबले में गालिब की जो शायरी है ये सोचने वाले जहन के मुख्तलिफ, यानी जो लोग समझदार हैं, सोचने वाले हैं, सोच रखते हैं, उनके लिए ये ज्यादा कारीगर शायरी है। यानी इसमें ये तख्लीकी शायर है और इस तरह हमें फिक्र और एहसास की नई जातों से आशना, और इसकी शायरी जो है ये हमें फिक्र और एहसास की नई राहों की तरफ ले जाता है। जिंदगी का कोई मरहला ऐसा नहीं होगा जिस पर हम गालिब की किसी न किसी शायर के जरिए इज़हार राय न कर सके। यही वजह कि हमारे यहाँ जितने शायर ज़रूर मिसल हो, इनमें से सबसे ज्यादा शायर गालिब के हैं। प्यारे बच्चों, जब भी कोई किसी अदबी महफिल में उठता है, जिस तरह से हम अल्लामा इकबाल के कलाम से हर एक तकरीर, हर एक तहरीर लिखते हैं, करते हैं तकरीर, इसी तरह से जब भी कोई महफिल हो, जब भी कोई मुकालमा हो, तब गालिब की शायरी के बगैर वो अधूरा है। प्यारे बच्चों, गालिब जो है उसने उर्दू नसर व नज़म, यानी ये गालिब जो है ये अदीब एक वक्त में अदीब भी है और शायर भी है, दोनों। इसने उर्दू नसर व नज़म, यानी जैसा कि मैंने आपको बताया उर्दू के दो हिस्से हैं, नसर और नज़म, दोनों में एक अलग अलग राह निकाली। उन्होंने न सिर्फ अपने दौर को मुतासिर किया बल्कि आने वाली नस्लें भी उनसे फैज़ हासिल करती हैं। गालिब का जहां तक ताल्लुक है, उस दौर में जब वो जिंदा थे, जब वो उसकी शायरी आसमान को छू रही थी, उस दौर में भी और उसके गालिब के जाने के बाद भी उन और आने वाली नस्लें भी उनकी नसर से और उनकी शायरी से हमेशा फैज़याब होंगे, फायदा उठाएंगे, फायदा होगा। क्योंकि गालिब जो है और भी दुनिया में सखनवर बहुत अच्छे, दुनिया में बहुत सखनवर आए हैं, शायर आए हैं, ये अदीब आए हैं, फलसफी आए हैं, माहिर तालीम आए हैं, दानिश्वर आए हैं। लेकिन गालिब का जहाँ तक ताल्लुक है, गालिब के कलाम का ताल्लुक है, वो और है, यानी दूसरों से अलग है, दूसरों से आगे है। तो प्यारे बच्चों, इस मुख्तसर वक्त में मैंने कोशिश की आपको इस अजीम माया नाज शायर अदीब के बारे में चंद गुजारिशात मैंने की, और मुझे उम्मीद है कि कमा हक हूँ, मैंने कोशिश की
اور آپ نے اس کو سمجھا ہوگا. مزید میں یہ اس کا پورا نوٹ آپ کو اس گروپ میں ڈالوں گا اور اس لیکچر کو آپ بار بار دیکھیں گے اور وہ نوٹ بھی آپ دیکھیں گے. اس کے بعد لکھ کر کاپی پر لکھ کر یاد کریں گے کیونکہ غالب جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ نوٹ ہے. غالب بذات خود ایک درجہ رکھتے ہیں کہ اہمیت رکھتے ہیں اور ہر ایک جب بھی کوئی اس کوشچن پیپر نکالتا ہے تو غالب کا نوٹ غالب کے بارے میں ضرور پوچھتا ہے, چاہے اس کا نوٹ ہو چاہے اس کا خالی جگہ ہو. لہذا آپ بالکل اس کو اچھی طرح سے دیکھیں اور انشاءاللہ کل یعنی 3 تاریخ کو سنیچروار کو ہمارا موضوع ہوگا غالب کی پہلی غزل صفحہ نمبر 134 پر. ابن مریم ہوا کرے کوئی میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. انشاءاللہ یہ ہمارا کل موضوع رہے گا. بس آج اتنا ہی. اللہ حافظ. شکریہ.